Good evening, everyone, and Happy New Year to everyone, all of you who are attending this call. सैमको और रैंक एमएफ की तरफ से मैं आप सभी को द न्यू ईयर 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ. वी विश यू गुड हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी इन दिस न्यू ईयर. या हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. निखिल जी, गजेंद्र जी, बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई किया है. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. Happy New Year to all of you and your family as well, family, friends. So, yes, lot of people have joined in और मुझे उम्मीद है कि और भी लोग ज्वाइन करेंगे. सो सिर्फ 2 मिनट और वेट करते हैं. काफ़ी सारे लोग आज जुड़ चुके हैं, बड़ी मात्रा में आज जुड़ रहे हैं. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड लेट्स वेट फॉर 1 or 2 more minutes एंड वी विल स्टार्ट. ठीक 5:05 पे हम शुरू कर देंगे. सो यस, आज का जो मार्केट की रैली थी, शॉर्ट कवरिंग रैली थी एक्चुअली. सो काफ़ी इंटरेस्टिंग आज का बाजार रहा है एंड आई गेस काफ़ी सारे सोए हुए ट्रेडर्स को जगा दिया है. एंड होपफुली नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंडे आते आते मार्केट में और मोमेंटम आ जाएगा एंड पीपल विल स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग. जो वॉल्यूम्स ड्राई अप हो गए थे वो भी थोड़े वापस आना शुरू हो जाएंगे. सो होपफुली वी विल हैव अ बेटर वीक नेक्स्ट, स्टार्टिंग नेक्स्ट मंडे. जस्ट गिव मी 1 minute. ओके, सो टाइम इज 5:05. 5:05 हो चुकी है. तो चलिए शुरू करते हैं. मंथली मार्केट्स आउटलुक, मंथली मार्केट्स इनसाइड कॉल फॉर द न्यू ईयर जनवरी 2025 के लिए हम ये कर रहे हैं. वेलकम टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स इन दिस मंथली मार्केट्स इनसाइड कॉल. हमेशा की तरह जितने भी, सो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे हैंड रेस किया है. सो जस्ट टू रिमाइंड एवरीवन कि जितने भी आपके सवाल हैं वो सारे आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं. मैं अंत में, मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो ख़त्म होने के बाद मैं सारे सवाल अंत में कोशिश करूँगा कि जवाब दूँ. व्हाट इज़ अ शॉर्ट कवरिंग रैली, ये एक सवाल आया है. विल द पीपीटी बी शेयर. सो पीपीटी हम शेयर नहीं करते, लेकिन पूरा का पूरा जो ये हमारा 1 घंटे का कॉन्वर्सेशन रहता है वो सारा हम यूट्यूब पे डालते हैं. तो यू कैन नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे तक ये जनरली आ जाता है यूट्यूब पे. तो यू कैन रेफर टू द वीडियो ऑन यूट्यूब. सारे जितने पास्ट हमारे मंथली इनसाइट्स कॉल हुए हैं वो भी हमने यूट्यूब पे डाले हुए, तो आप पुराने वाले भी रेफर कर सकते हो और ये वाला भी आ जाएगा. शॉर्ट कवरिंग रैली हम आगे कवर करेंगे. जब मैं निफ्टी का आउटलुक के बारे में बात करूंगा तो मैं शॉर्ट कवरिंग रैली के बारे में भी बात करूंगा. तो स्टे ट्यून हरजीत कुमार जी, आपको ये सवाल का जवाब आगे मिलेगा. सो नाउ आफ्टर द डिस्क्लेमर लेट्स स्टार्ट विद द ग्लोबल क्यूज एंड आउटलुक. और हमेशा की तरह हम जो चीज़ पे बात करते हैं वो है, सबसे पहली हम जो चीज़ बात करते हैं वो है इंटरेस्ट रेट्स और वो कैसे स्टॉक मार्केट्स को अफेक्ट करते हैं. तो मैं ज़्यादा वक्त यहाँ पे नहीं लूँगा. ये एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट है जो कि हम हर बार देखते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता या नहीं समझते या नहीं इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते कि इंटरेस्ट रेट्स, और वो भी यूएस के इंटरेस्ट रेट्स हम जनरली ट्रैक करते हैं. तो व्हाई यूएस इंटरेस्ट रेट्स बिकम सो इम्पोर्टेंट और यूएस यील्ड्स बिकम सो इम्पोर्टेंट? तो बिकॉज यूएस इज द फाउंटेन हेड ऑफ कैपिटल ऑल अक्रॉस द ग्लोब. तो जितने भी लिक्विडिटी का जो मेजर ड्राइवर है वो यूएस है और इसीलिए यूएस के इंटरेस्ट रेट्स डिसाइड करते हैं कि मार्केट्स कैसे बिहेव करेंगे ग्लोबली. सो हाई इंटरेस्ट रेट्स जनरली लीड टू, इसके 2 इम्पैक्ट आते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट्स हाई है तो कंज्यूमर्स कम स्पेंड करेंगे, कम जो उनके लिए बोरोइंग कॉस्ट है वो ज़्यादा होगी. तो इवेंचुअली दिस विल लीड टू रिडक्शन इन फ्यूचर रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स ऑफ कंपनीज और इवेंचुअली दिस विल लीड टू फॉल इन स्टॉक प्राइजेस. बिजनेसेस के लिए भी जो बोरोइंग कॉस्ट हाई होती है, और अगर बोरोइंग कॉस्ट हाई होती है तो वो ज़्यादा स्पेंड नहीं करेंगे, वो कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेंगे, और
दिस अगेन इवेंचुअली लीड्स टू फॉल इन स्टॉक प्राइसेस। इसके अलावा जो हाई इंटरेस्ट रेट्स हैं वो जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है उन पे भी असर करती है, क्योंकि इफ विदाउट टेकिंग मच रिस्क अगर मेरे पास यील्ड्स या रिटर्न ज़्यादा हो रहे हैं तो वाई विल आई इन्वेस्ट इन रिस्कियर असेट्स लाइक स्टॉक्स। तो अगर इंटरेस्ट रेट्स हाई है तो जो लोगों का प्रेफरेंस है स्टॉक्स की तरफ कम रहता है, और अगर इंटरेस्ट रेट्स लो है तो उनको कुछ रिटर्न्स ही नहीं मिल रहे तो वो लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि रिस्कियर असेट्स जैसे कि इमर्जिंग मार्केट्स या स्टॉक्स हो गए उनमें इन्वेस्ट करें। सो दिस इज द स्टैंडर्ड टेम्पलेट या जो थियोरी है वो ये है। अब प्रैक्टिकली मार्केट में क्या होता है हम इस पे बात करेंगे, और एक फाइनल जो स्लाइड है वो ये कि इंटरेस्ट रेट्स और बॉन्ड यील्ड्स ये दोनों साथ साथ में चलते हैं और बॉन्ड प्राइसेस उसके ठीक विपरीत चलते हैं, ये इनवर्स रिलेशनशिप होती है। सो ये हो गई थियोरेटिकल बात, लेकिन प्रैक्टिकल जो मार्केट में चल रहा है या वॉट एवर इज हैपनिंग इन द मार्केट इज समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट एंड समथिंग विच वी डोंट ऑफन सी इन द मार्केट्स। तो सबसे पहली स्लाइड ही वो है कि जो कन्वेंशनल विजडम है विच सेज के जो बॉन्ड यील्ड्स और इंटरेस्ट रेट्स है ये दोनों साथ साथ में चलते हैं, लेकिन ठीक दूसरी स्लाइड में हम देख रहे हैं कि ये वैसा हुआ नहीं है एक्चुअली। सो लास्ट 2 महीने में यूएस बॉन्ड यील्ड्स का जो लो था वो 3.599 का था, और वहाँ से यूएस बॉन्ड यील्ड्स 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स हैव रिजन अप बियॉन्ड 4.5%, और ठीक उसी समय में उसी पीरियड में हमने देखा कि जो यूएस इंटरेस्ट रेट्स है ये 5.5 से 4.5% पे आ गए। सो इन द लास्ट 2-3 मंथ्स इंटरेस्ट रेट्स हैव फॉलन बाय 100 बिप्स whereas द बॉन्ड यील्ड्स हैव रिजन बाय 100 बिप्स। तो ये मैंने ही आपको बताया कि जनरली दोनों साथ में चलते हैं, लेकिन अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी हुआ नहीं है ये। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, ऐसा क्यों हो रहा है? द मेन रीजन बिहाइंड दिस इज कि मार्केट जो अभी हो रहा है उसके ऊपर नहीं रिएक्ट करता, लेकिन मार्केट आगे जो होने वाला है उसके ऊपर रिएक्ट करता है। और सो आगे जितना मार्केट का फोरसाइट रहता है वो देख करके मार्केट में डिसीजंस लेते हैं लोग। सो द मेन रीजन बिहाइंड इंटरेस्ट रेट्स नॉट और द यील्ड्स नॉट मूविंग इन लाइन विद द इंटरेस्ट रेट इज के जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है रेट कट्स की वो कम हो गई। तो जैसे हमने 2024 में एक्सपेक्टेशन ये थी कि वी विल स्टार्ट विथ और वी विल सी 300 बिप्स ऑफ रेट कट्स, लेकिन ये इवेंचुअली कम होते होते 100 बिप्स पे आ गई। अब 2025 में लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 से ज़्यादा, और इनफैक्ट मेरा तो ये मानना है कि शायद 2 से भी कम हमें इंटरेस्ट रेट्स कट मिलेंगे, या ऑन द कॉन्ट्ररी वी माइट इवन सी अ रेट हाइक विच विल डिपेंड अ लॉट ऑन व्हाट दिस मैन डज, और जो पॉलिसीज ये डोनाल्ड ट्रंप लेकर के आएंगे ओवल ऑफिस में जनवरी 2020 में जब ये रिज्यूम करेंगे, तो लॉट ऑफ इट विल डिपेंड ऑन हाउ व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसीज ही इज मेकिंग एंड वेदर इट इज लीडिंग टू इन्फ्लेशन। तो अगर इन्फ्लेशन वापस आता है तो जो रेट कट्स की हम बात कर रहे हैं अभी फिलहाल वी आर टॉकिंग अबाउट 2 रेट कट्स, यानी कि 50 बिप्स की रेट कट की बात कर रहे हैं, लेकिन शायद ये भी हो सकता है कि रेट कट नहीं लेकिन रेट हाइक करनी पड़े बाय द टाइम ईयर एंड्स। तो 2025 खत्म होने पर शायद मे बी ऐसा भी हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट हाइक करने पड़े। और जैसे कि हमने देखा था कि अगर इंटरेस्ट रेट हाइक होते हैं तो इट इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर इक्विटीज, इट इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर कंज्यूमर्स, बिजनेसेस एंड these two categories. So that is the reason why हमने ये देखा कि बॉन्ड यील्ड्स जो बढ़ रहे हैं। So और हम क्यों स्टडी करते हैं बॉन्ड यील्ड्स को? तो बिकॉज सिंपल रीजन बीइंग के बॉन्ड यील्ड्स हैज एन इम्पैक्ट ऑन आवर मार्केट्स। जनरली हमने देखा है कि बॉन्ड यील्ड्स जब जब बढ़ी है तब तब हमारा मार्केट नीचे गिरा है, करेक्शन आया है। सो वी स्टार्टेड फ्रॉम 4.335 जो कि ये प्रीवियस हाई था। जैसे ही ये हाई क्रॉस किया था सितंबर 23 में हमारे मार्केट्स ने एक टॉप बनाया और वी फेल अबाउट 10%। इसके बाद जब यील्ड्स
टॉप आउट हो गए तब हमने बॉटम आउट किया और वहां से हमने रैली देखी। अगेन ये सेम चीज हमने इस बार भी सितंबर में देखी कि निफ्टी लगभग 26,277 का हाई मारा था और तभी यील्ड्स आफ्टर स्टेइंग एलिवेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम नीचे आई थी। तो जैसे ही यील्ड्स बॉटम आउट हुए वैसे ही निफ्टी भी टॉप आउट हो गया और यील्ड्स बढ़ी और निफ्टी गिरी। सो it is a very strong signal for deciding the market or deciding or seeing what the trend is in Nifty for the short to medium term। तो आप सुबह उठ के डाउ जोन्स देखते हो, लेकिन मैं कहूँगा कि सुबह उठ के आप यूएस बॉन्ड यील्ड्स देखिए और उसका डायरेक्शन कैसा है, उसके ऊपर हमारा मार्केट भी किस तरीके से मूव करेगा ये डिसाइड होगा। सो इन्फ्लेशन जो यूएस में है वो पिछले 2 महीने से मार्जिनली थोड़े बढ़े हैं, तो 2.7% पे इन्फ्लेशन का रीडिंग आया है, विच इज़ नॉट एज पर द कंफर्ट लेवल ऑफ फेड। तो फेड का जो जोन है वो 2% का है, लेकिन जो रीडिंग आई है वो 2.7% की है, जो कि स्लाइटली हायर है। सो फार सो गुड, बहुत ज़्यादा अलार्मिंग नहीं है, लेकिन अगर ये बढ़ता है तो फेड के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। जीडीपी ग्रोथ इज स्टिल सॉलिड, तो दिस इज अ गुड थिंग। जो सितंबर क्वार्टर का जो जीडीपी नंबर आया वो अच्छा है। अभी दिसंबर में कैसी आती है ये देखते हैं, लेकिन देयर इज अ फियर ऑफ रिसेशन। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है फॉर द ईयर 2025। अगर आपको मेरे पूरे प्रेजेंटेशन में एक चार्ट अगर आप मुझे कहेंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो आई विल से कि दिस इज द वन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इस चार्ट में हमने जो 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड्स है यूएस की, उसको माइनस किया है 3 मंथ की ट्रेजरी यील्ड्स है। सो जनरली जो लॉन्ग टर्म का यील्ड्स रहता है या जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो ज़्यादा हाई होते हैं कंपेयर टू द शॉर्टर टर्म इंटरेस्ट रेट्स, और इसीलिए ये जो यील्ड कर्व है ये पॉजिटिव रहता है, क्योंकि मेरा जो 10 ईयर का यील्ड रहेगा वो 3 मंथ के यील्ड से ज़्यादा रहेगा। ऑब्वियसली अगर कोई लेंडर है वो ये देखेगा कि अगर मैं लंबे पीरियड के लिए अगर मैं किसी को लोन दे रहा हूँ तो उसको मैं हायर इंटरेस्ट चार्ज करूँगा, राइट। लेकिन अब हुआ क्या है कि 2023 में ये यील्ड कर्व इन्वर्ट हो गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि फेड ने बहुत ही तेज गति से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए थे। सो फेड वेंट थ्रू वन ऑफ इट्स स्टीपेस्ट हाइक्स इन द हिस्ट्री। सो बहुत ही तेज हाइक, ऑलमोस्ट 0% से 5.5% पे वो 13-14 महीने में ही पहुंच गए थे। सो इसकी वजह से ये यील्ड कर्व इन्वर्ट हो गया। तो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स जो थे वो बढ़ गए और लॉन्ग टर्म वैसे के वैसे फ्लैटिश जैसे रहे, तो इसीलिए ये यील्ड कर्व नेगेटिव में चला गया। अब ये यील्ड कर्व जब नेगेटिव में जाता है तो इट इज़ अ साइन के आगे रिसेशन आ सकता है, लेकिन इसका टाइमिंग कब होता है? सो टाइमिंग इज व्हेन द यील्ड कर्व गोज बैक इनटू द पॉजिटिव टेरिटरी। तो ये जो नीचे गया ये नहीं, लेकिन नीचे जा करके जब ऊपर जा रहा है, तो ये ऊपर कब जाएगा? जब फेड रेट कट करेंगे। तो जो हमने रिसेंटली देखा है कि फेड ने रेट कट करना शुरू किया और वैसे ही ये यील्ड कर्व पॉजिटिव टेरिटरी में चला गया है। सो इन द पास्ट व्हेनेवर ये हुआ है कि यील्ड कर्व जब नेगेटिव जाकर के वापस पॉजिटिव टेरिटरी में जाते तो 6 महीने के अंदर अंदर एक रिसेशन आता है। सो ये जो आप शेडेड पोर्शंस देख रहे हो, दीज आर द पीरियड्स व्हेन यूएस वेंट इनटू रिसेशंस। तो अब ये यील्ड कर्व वापस पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया एंड देयर इज अ चांस के ये रिसेशन आ सकता है। और हमने एक स्टडी की है कि जब जब ये यील्ड कर्व अनइन्वर्ट हुआ है, अनइन्वर्ट का मतलब क्या है कि जब ये नेगेटिव से जाकर के पॉजिटिव हुआ है, तब S&P 500 में क्या हुआ है। सो दिस इज वन क्वांटिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव रिसर्च दैट वी हैव डन के लास्ट 1970 से टोटल ऐसे कुल मिला करके 7 इंस्टेंसेस हुए हैं कि जहाँ पे यील्ड कर्व नेगेटिव गया और नेगेटिव जाके फिर पॉजिटिव टेरिटरी में आया। और जिस दिन से ये पॉजिटिव टेरिटरी में आया उस दिन से आगे 1 महीना, आगे 3 महीना, आगे 6 महीना, 1 ईयर, 18 मंथ्स, 2 ईयर्स के S&P 500 के क्या रिटर्न्स थे। सो इफ यू सी
आउट ऑफ एवरेज 7 इंस्टेंस, 7 में से 4 बार नेगेटिव रिटर्न्स आए हैं ऑन 1 मंथ टाइम फ्रेम. On 3 month time frame, the negative returns were seen in 5 instances. On a 6 month time frame, which is a slightly longer period, तो अगले 6 महीने में S&P 500 ने कितना रिटर्न्स दिया है? तो हिस्टोरिकली S&P 500 has given negative returns in 6 out of 7 times. और लास्ट जो 4 इंस्टेंसेस है उसमें सारे के सारे 4 इंस्टेंसेस में हमने नेगेटिव रिटर्न्स देखे हैं. और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2001 में और 2007 में ये नेगेटिव रिटर्न्स हमने और एग्रेवेट होते देखे कि इनफैक्ट 1989 में भी ये हुआ कि 6 महीने में जितना नेगेटिव रिटर्न था 1 ईयर में उससे ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न हुआ है. सो देयर इज़ अ टेंडेंसी कि ये जो नेगेटिव रिटर्न्स है ये 1 ईयर में आगे जा करके बढ़े. और 2001 और 2007 में ये और भी ज़्यादा नेगेटिव हुआ है. सो 33% एंड 41%. सो इफ़ यू लुक एट द एवरेज returns across all फॉरवर्ड टाइम फ्रेम्स तो ये नेगेटिव है. तो इसमें हमने जो 4 रीसेंट इंस्टेंसेस है वो भी लिए और जो पूरे के पूरे 7 इंस्टेंसेस है वो भी लिए. तो उसमें सिर्फ 2 ईयर टाइम फ्रेम पे, विच इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम फ्रेम कंसिडरिंग दीज डेटा पॉइंट्स, के हमने नेगेटिव पॉजिटिव रिटर्न्स देखे. और यहाँ पे भी 1 ईयर में पॉजिटिव रिटर्न्स आए. लेकिन द की फैक्टर इज के ऑन ऑल द 4 इंस्टेंसेस, 4 recent instances we have seen negative returns. So this is not a very good sign for the US markets. So क्या इस बार भी जब अमेरिका, if let's say there is a recession, if America sneezes, then will the world catch a cold? This is the question which has to be answered. और ये हमने 1970 से जो इंस्टेंसेस आए हैं, सो 1-2 इंस्टेंसेस में ये हमने देखा कि S&P 500 ये गिरा था. थर्ड वाले में पहले रैली आई और फिर ये फॉल आया. सो जो 6 मंथ और 1 ईयर वाला टाइम फ्रेम है उसमें ये वैलिड नहीं था, लेकिन आगे जाके ये फॉल आया. और ये जो जितने भी बाकी के ये 4 इंस्टेंसेस है सब में ये हमने देखा है कि काफ़ी अच्छा खासा करेक्शन आया. सो विल दिस टाइम ऑल्सो द वर्ल्ड विल कैच अ कोल्ड व्हेन अमेरिका स्नीजेस. तो अगर रिसेशन आता है अमेरिका में तो क्या बाकी का जो वर्ल्ड मार्केट्स है वो भी साथ साथ में रिएक्ट करेगा? दैट इज व्हाट वी विल हैव टू वेट एंड वॉच. why the conviction towards a fall in US markets? Because there are other data points also which are supporting this fact. तो ये क्या data point है? ये जो 10-year treasury yields है ये जब 100 बिप्स से बढ़ी है तब और वो भी एक सर्टेन डेफिनेट पीरियड में बढ़ी है तब S&P 500 में क्या रिटर्न्स आए. सो वेन एवर वी हैव सीन शार्प स्पाइक्स इन द US 10-year treasury yields, we have seen S&P 500 correct by 10% in मार्च अप्रैल जो पीरियड था, मार्च से जून 2022 वाला, उस पीरियड में 10% करेक्शन आया है. अगेन अक्टूबर नवंबर 22 में करेक्शन आया, अगेन अक्टूबर 23 में ये करेक्शन आया और मार्च से मई वाला जो पीरियड था उसमें 5% का करेक्शन है. तो हियर अगेन वी हैव सीन शार्प स्पाइक इन US 10-year बॉन्ड यील्ड्स और सो फार हमने 5% का तो टॉप से S&P 500 में करेक्शन ऑलरेडी देख लिया है. सो क्या ये करेक्शन आगे और एग्रेवेट हो सकता है? लेट्स सी. अब जो मैक्रो फैक्टर्स है उसमें क्या चीज़ें नहीं आ रही है. सो US जो क्रेडिट कार्ड लोन्स है और उसके जो डिफॉल्ट्स है, दीज आर एट हाईएस्ट लेवल सिंस 2010. इसके अलावा जो ऑफिस मॉर्गेज के जो डिलिंक्वेंसीज है वो भी हाईएस्ट लेवल्स पे है. इसके अलावा जो लेवरेज लोन डिफ़ॉल्ट्स है वो भी हाईएस्ट लेवल्स पे है. US जो ऑटो लोन्स है जो 90 डेज से ज़्यादा जिन्होंने पेमेंट नहीं की है EMIs की, वो भी एक एलिवेटेड लेवल पे. सो देर आर डिलिंक्वेंसीज हैपनिंग अक्रॉस द बोर्ड विच इज़ नॉट अ गुड साइन. देर इज़ ऑल्सो एक्सेसिव कॉन्सेंट्रेशन रिस्क. तो जो
एक मैग 7 करके, मैग्निफिसेंट 7 करके एक टर्म निकल के आ रही है यूएस में, जहाँ पे जो फेसबुक, amazon, एप्पल, एनवीडिया, गूगल, ये सब चीज़ें, ये सब स्टॉक्स का जो टोटल वेटेज है कंपेयर टू द ऑल द अदर S&P 500 स्टॉक, इट इज़ एट एन हिस्टोरिकल लेवल. सो S&P 500 में बहुत ही लिमिटेड स्टॉक्स है जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं. सो टॉप 10 स्टॉक्स जो है उनका वेटेज हैज़ रीच्ड ऑलमोस्ट 1929. तो 100 साल पहले जितना वेटेज जब ये स्टॉक्स का बहुत ज़्यादा आया था, तब जा कर के हमने एक बड़ा क्रैश देखा था. सो अगेन, ये जब एक्सेसिव कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है तो दैट इज़ अ पीरियड व्हेन द मार्केट्स स्टार्ट crashing. So will we see this happening this time around too? Let's wait and watch. इसके अलावा जो यूएस का मार्केट कैप है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, और मैंने एंड में एक पर्सपेक्टिव देने के लिए एक और स्लाइड लास्ट में डाली है आफ्टर ग्लोबल जो क्यूज़ वाला सेक्शन है उसमें, तो उसमें भी हम ये बात करेंगे. लेकिन जस्ट लुक एट दिस के जो टोटल मार्केट कैप है यूएस का, ये $63 ट्रिलियन पहुंच गया है. तो नेक्स्ट बेस्ट जो और या जो सेकंड जो आ रहा है तो वो यूरोपियन मार्केट्स है जिसका 16 ट्रिलियन है. चाइना प्लस हांगकांग इज अराउंड 15-16 ट्रिलियन डॉलर्स. जापान. तो ये सारे ही मार्केट्स, मेजर मार्केट्स मिला करके भी यूएस का जो मार्केट कैप है उसको टच नहीं कर पा रहे हैं. सो दिस इज अगेन एक्सेसिव कॉन्सेंट्रेशन इन द यूएस मार्केट्स. तो बहुत सारे जो मैग्निफिसेंट 7 स्टॉक्स है उन्होंने अच्छा खासा पार्टिसिपेट किया है, एंड देयर इज कॉन्सेंट्रेशन रिस्क ओवर देयर. इसके अलावा ये बैंक ऑफ अमेरिका की एक स्टडी है जहाँ पे उन्होंने मार्केट में कितना यूफोरिया है इसको एक क्वांटिफाई किया है. तो ये जो ब्लू लाइन है दिस इज S&P, दिस इज MSCI वर्ल्ड इंडेक्स, और ये लाइट ब्लू लाइन, एंड जो डार्क ब्लू लाइन है दिस इज द क्वांटिफाइबल लेवल ऑफ यूफोरिया और पैनिक इन द मार्केट्स. तो जब यूफोरिया होता है दैट इज जनरली अ साइन वेयर मार्केट्स टॉप आउट, और जहाँ पे पैनिक होता है वहाँ पे बॉटम बनता है. तो राइट नाउ वी आर इन द हायर जोन. सो देयर इज एक्सेसिव यूफोरिया इन द मार्केट एज वेल. इसके अलावा जो इनसाइडर्स है दे आर नॉट बाइंग. नॉट बाइंग इज नॉट नेसेसरीली अ नेगेटिव साइन. बाइंग नहीं करना इज नॉट, आई वुड से कि काफ़ी नेगेटिव है, लेकिन दे आर नॉट बाइंग, दैट इज फॉर श्योर. सो दे आर नॉट फाइंडिंग, दे देमसेल्व्स आर नॉट फाइंडिंग वैल्यू इन परचेजिंग. इनसाइडर्स आर नॉट फाइंडिंग वैल्यू इन परचेजिंग देयर ओन स्टॉक. इसके अलावा वॉरेन बफेट, ये मैंने पिछले बार भी कहा था कि वॉरेन बफेट हैज़ बीन सिटिंग ऑन अ कैश पाइल ऑफ अबाउट $300+ बिलियन. तो इवन ही इज़ नॉट फाइंडिंग एनी वैल्यू. इसके अलावा मैंने ये पिछले बार के जो हमारा मंथली मीट हुआ था उसमें ये स्लाइड दिखाई थी कि S&P 500 में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अच्छी वेज, एक राइजिंग वेज पैटर्न बन रही है, एंड देयर इज़ अ चांस कि 6000 का लेवल एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करे. वी वर ट्रेडिंग वेरी क्लोज टू दैट लेवल, 5998, मतलब सिर्फ 2 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे थे हम लोग. तो लगभग उसी लेवल्स के आसपास ये रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ किया. इवेंचुअली S&P 500 मूव्ड अबाउ दैट लेवल, तो जो यहाँ पे मार्क किया था उससे थोड़ा और ऊपर गया, 6100 तक गया, और वहाँ से फिर एक 5% का ये फॉल आया है, एंड अगेन इट इज़ बाउंसिंग बैक. तो इज दिस अ डेड कैट बाउंस, और यहाँ से और ऊपर जा सकता है. सो दैट इज समथिंग वी विल हैव टू वेट एंड वॉच. लेकिन एक जो अप ट्रेंड थी ये डेफिनेटली ब्रीच हुई है. अब यहाँ पे कंसोलिडेट करता है या वापस अप मूव आती है, ये हम देखते हैं. मेरे लिए जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल है वो ये वाला जोन है 5600 के आसपास का, जो कि प्रीवियस टॉप वाला. So previous top or previous resistance will now act as a support. So for me 5600 is an important zone to watch out for. और साथ साथ में मैं जो बाकी मोमेंटम और ब्रेथ इंडिकेटर्स है ये भी देखूंगा. तो जो नेट न्यू 52 वीक हाई या लोज बन रहे हैं इस पे नज़र रहेगी. तो एज ऑफ नाउ stocks that are hitting new 52 week high in S&P 500 are less, and
द मार्केट ब्रेथ और के जो स्टॉक्स 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो वो बहुत ही लिमिटेड 53%, तो मार्केट ब्रेथ इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एटलीस्ट एज ऑफ नाउ। और मोमेंटम भी थोड़ा वीक है, RSI 40 के करीब के लेवल्स पे, तो मोमेंटम में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ फिलहाल तो नहीं है। बट इवेंचुअली एज ऑफ नाउ द शॉर्ट टर्म व्यू इन S&P 500 इज ऑफ के पॉसिबिलिटी ऑफ अ बाउंस बैक इज देयर, बट ऑन अ मीडियम टू लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम वी विल हैव टू वेट एंड वॉच। इट इज़ नॉट अ क्लियर कट साइन ऑफ सेल, बट इट इज़ नॉट अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ एज वेल। तो हमें वेट करना है, अगर ये 5600 के लेवल्स के नीचे जाता है तो दिस विल बी वेरी बेरिश एंड वी विल सी सम सॉर्ट ऑफ अ डाउन ट्रेंड इमर्जिंग इन S&P 500 एंड विल देन बिकम अ सेल ऑन राइज मार्केट। फिलहाल ये बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट है। तो जो मैं ये बोल रहा था कि जस्ट आई वांटेड टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, तो वो पर्सपेक्टिव क्या है कि यूएस की जो जीडीपी है वो लगभग $29 ट्रिलियन पे है, और जो वर्ल्ड जीडीपी है वो लगभग $123 ट्रिलियन है। तो यूएस एज अ परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड जीडीपी इज अबाउट 23%, लेकिन यूएस का जो मार्केट कैप है दैट इज राइट नाउ अराउंड $63.8 ट्रिलियन, वेरेज जो वर्ल्ड का मार्केट कैप है, वर्ल्ड का मार्केट कैप मतलब कि वर्ल्ड के जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस है उस पर जितनी भी कंपनीज लिस्टेड है उन सारी कंपनीज का जो मार्केट कैप अगर मैं देखूं तो वो $112 ट्रिलियन है। तो यूएस का मार्केट कैप एज अ परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड मार्केट कैप इज 57% ऑलमोस्ट। तो जो जीडीपी है यूएस का वर्ल्ड जीडीपी में यूएस का कंट्रीब्यूशन लगभग 24% के आसपास का है, लेकिन जो मार्केट कैप में कंट्रीब्यूशन है यूएस का वो बहुत ज़्यादा 57% पे है। तो बट ऑब्वियस है कि यूएस की कंपनीज वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज है, सारा इनोवेशन वहीं से आता है, लोग वर्ल्ड ओवर उन्हीं के प्रोडक्ट्स यूज करते, तो ये थोड़ा प्रीमियम तो रहने ही वाला है। लेकिन दिस इज जो लॉपसाइडेड है, ये योर जीडीपी कंट्रीब्यूशन इज 24% whereas your market cap contribution is 57%। तो इवेंचुअली दीज टू नंबर शुड कन्वर्ज टुगेदर। तो ये कैसे होगा, या तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ता जाएगा या फिर मार्केट कैप गिरेगा। तो मार्केट कैप कब गिरता है, जब स्टॉक मार्केट में क्रैश आता है या फॉल आएगा। तो देयर इज अ चांस के सेकेंड वाले चीज पहले या जल्दी हो सकती है। सो दिस इज आई वांट टू लीव यू विथ ये डेटा पॉइंट, आप ध्यान में रखिए। सो ऑब्वियसली नाउ व्हाट विल हैपन ये शायद इन्हें पता होगा, हमें पता नहीं है। वी हैव टू वेट एंड वॉच इंडियन मार्केट्स एंड मैक्रोस। इसमें देर इज नॉट मच ऑफ अ चेंज, तो इन्फ्लेशन फिगर्स हैव रिमेन्ड एज इज, इंटरेस्ट रेट्स भी अनचेंज्ड है। प्रोबेबली फरवरी के महीने में जब आरबीआई की मीटिंग होगी तो शायद मे बी देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ रेट कट, बट एज ऑफ नाउ इट लुक्स लाइक वी आर गोइंग स्टैग्नेंट। इंटरेस्ट रेट्स में कोई चेंज नहीं होने वाले, और जिस तरीके से रुपया गिर रहा है उसमें बहुत ज़्यादा कुछ मूवमेंट करने का स्कोप भी नहीं है। अनदर डेवलपमेंट वाज कि गवर्नर शक्तिकांता दास हैज़ बिड अड्यू टू आरबीआई। तो अभी जो नए गवर्नर है मल्होत्रा जी वो आ गए हैं। सो गवर्नर दास हैज़ डन अ फैबुलस जॉब ओवर द लास्ट 6 years। इंडियन इकॉनमी को कोविड के फेज में से निकाल करके लेके आए, और इन्हें 2 बार बेस्ट सेंट्रल बैंकर का अवार्ड भी मिला है। सो गुड जॉब डन बाय हिम। इंडियन बॉन्ड यील्ड्स में कुछ खास मूवमेंट नहीं आई है। जीडीपी इज स्लोइंग डाउन मेनली बिकॉज के गवर्नमेंट ने केपेक्स नहीं किए। सो जितना भी ग्रोथ हमने देखा था इन स्टार्टिंग फ्रॉम 23, ये पूरा गवर्नमेंट ड्रिवन था। गवर्नमेंट ने फ्रंट लोड किया था केपेक्स, लेकिन बिकॉज ऑफ इलेक्शंस गवर्नमेंट ये पिछले साल नहीं कर पाई थी और हमने स्लो डाउन भी देखा है। सो नाउ देयर इज एन एक्सपेक्टेशन कि गवर्नमेंट फिर से ये कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह दे रही है और केपेक्स कर रही है। सो वेदर
द जीडीपी बाउंसेस बैक और नॉट, वी विल हैव टू वेट एंड वॉच। लेकिन ये इमीडिएटली तो बाउंस बैक नहीं होने वाला है, इसको भी वक्त लगेगा। तो 3-4 मे बी 2-3 क्वार्टर्स तो इट विल टेक फॉर द जीडीपी ग्रोथ नंबर्स टू बाउंस बैक। जीएसटी कलेक्शन इस बार काफ़ी जो ग्रोथ है वो खराब रही है। जीएसटी वी आर स्टिल ग्रोइंग बट ग्रोइंग एट अ स्लोअर पेस। Q2 रिजल्ट्स, ये हमने पिछले मंथ में डिस्कस किया था कि Q2 FY25 के नंबर्स हैव बीन द वीकेस्ट इन द लास्ट 3 years, तो ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं रही है। नाउ लेट्स सी वेदर इन डिसम्बर क्वार्टर देयर इज सम बाउंस बैक और नॉट। निफ्टी वैल्यूएशंस हैव रिट्रीटेड, तो थोड़े रीजनेबल ज़रूर हुए हैं और एक सडन बाउंस बैक भी हमने देखा है। तो वैल्यूएशंस थोड़े कंफर्टेबल लेवल्स पे आए हैं। स्मॉल कैप अभी भी एलिवेटेड वैल्यूएशंस के करीब या एवरेज वैल्यूएशंस के आसपास है। एलिवेटेड तो नहीं कहूँगा लेकिन एवरेज वैल्यूएशंस पे है। सो व्हाट नेक्स्ट फॉर आवर मार्केट्स? नाउ सेंसेक्स हैज़ बीन गोइंग थ्रू दिस ग्रीड एंड फियर साइकिल। ये मैं हर बार अपने मार्केट इनसाइट्स कॉल में ये बताता हूँ कि सेंसेक्स में एक ग्रीड एंड फियर साइकिल चलती है और फियर फेज में जनरली हमने देखा है कि नेगेटिव रिटर्न्स या नॉट नेगेटिव बट फ्लैटिश रिटर्न्स देखे गए हैं। सो 8 साल की ये फेजेस होते हैं और ये 8 साल का फेज अप्रैल 24 में ख़त्म हो गया था ग्रीड वाला। अब वी आर इन फियर फेज। सो इन फियर फेज जनरली वी सी फ्लैटिश रिटर्न्स। तो जब तक हम 75,000 लेवल्स के ऊपर है तब तक देयर इज़ नो रीज़न टू वरी। लेकिन वंस इफ़ वी फॉल बिलो 75,000 लेवल्स देन वी विल हैव टू सी व्हाट वी कैन डू एंड वी विल हैव टू change our strategy or change our policy of looking at markets. इसके अलावा जो मीडियम टर्म रोड मैप है वो हमने देखा है कि 3,000 पॉइंट्स की रेंज बनी है निफ्टी में। 12,500 से 15,500, 15,500 से 18,500, 18,500 से 21,500, 24,500 और फिर 27,500। तो 27,500 तो अब तक आया नहीं है लेकिन वी आर होवरिंग अराउंड दिस 24,500 लेवल्स। तो 1,500 पॉइंट ऊपर और 1,500 पॉइंट लगभग 1,000 पॉइंट लगभग नीचे। तो वी आर मूविंग इन अ साइडवेज फैशन। और जब तक ये जो सब चीज़ें मैंने कही कि जीडीपी नंबर्स, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स, ये सारे इम्प्रूवमेंट नहीं आते तब तक, और देयर इज अगेन रिस्क ऑफ ट्रम्प कमिंग इन ऑफिस और अगर प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज वो लाते हैं तो वो भी एक अनसर्टेनिटी है। बॉन्ड यील्ड्स भी जिस तरीके से ऊपर गई है तो उस तरीके से देयर इज नॉट मच ऑफ होप के इमीडिएट बेसिस पे फॉर द नेक्स्ट 1 क्वार्टर हम एकदम से ऊपर चले जाए और 27,500 के लेवल्स पे आ जाए। तो मोर और लेस वी माइट ट्रेड इन अ रेंज विच इज़ गुड थिंग आफ्टर सच अ स्ट्रॉन्ग अप मूव। एक थोड़ा कंसोलिडेशन आ रहा है मार्केट में तो ये अच्छी बात है। सो आई डोंट हैव मच होप्स ऑफ immediate up move or a strong up move like before, at least in the first quarter. Seasonally first quarter of the year is the weakest one. तो जैन फेब मार्च वाले जो मंथ्स होते हैं वो जनरली वीक रहते हैं। तो उस तरीके से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है मार्केट्स में। शॉर्ट टर्म रोड मैप की अगर बात करें तो शॉर्ट टर्म रोड मैप में ये मैंने पिछली बार भी कहा था कि निफ्टी इज ट्रेडिंग अराउंड 200 डीएमए और चैनल सपोर्ट भी मिल रहा है उसको। तो 23,500 का जो लेवल है वहाँ पे एक सपोर्ट बनता है। और हमने आरएसआई में भी एक देखा है कि एक बुलिश डाइवर्जेंस जैसा बन रहा है। सो फॉर द शॉर्ट टर्म 23,500 इज़ अ गुड सपोर्ट लेवल। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट लेवल जो मैंने बताया था वो था 23,338, जो कि जो हमने प्री इलेक्शन के पहले वाले दिन पे जो एग्जिट पोल के नंबर्स आए थे उस दिन का ये हाई था। ये हाई यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा ऐसा मैंने बताया था और ये सपोर्ट ले भी रहा है मार्केट यहाँ पे और इसके नीचे गिरा नहीं है। सो 23,500 से 23,338 दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग रेंज फॉर मार्केट्स। तो इफ़ लेट्स से मार्केट
2025 में रेंज बाउंड हो जाता है, तो वेन एवर यू गेट अ चांस टू गेट इन द निफ्टी, आप अगर लेट्स से निफ्टी 20 बाय कर रहे हो या कोई स्टॉक आपको पसंद है, तो आप ये 23,300 500 की रेंज के आसपास में आप अपनी लॉन्ग पोजिशंस बना सकते हो, और यू कैन राइड गुड 500,000 पॉइंट्स का अप मूव अगर मिल जाए तो वहाँ पे आप एग्जिट भी कर सकते हो। और ये जो रेंज है, ये इसमें आप ट्रेडिंग कंटिन्यू कर सकते हो। जो मार्केट ब्रेथ है उसमें एक बाउंस बैक आ रहा है। सो जो निफ्टी 50 स्टॉक्स विच वर ट्रेडिंग अबाउट 10 वीक SMA, ये बहुत ही लो लेवल्स पे पहुंच गया था, तो ओनली 10%, मतलब 50 में से सिर्फ 5 स्टॉक्स वर ट्रेडिंग अबाउट 10 वीक SMA। सो 10 वीक SMA इज रफली 50 डे मूविंग एवरेज हो गई। तो सिर्फ 5 ही स्टॉक्स ऐसे थे जो कि ये 10 वीक SMA के ऊपर ट्रेड कर रहे थे। ये नंबर अब धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा है। सो मार्केट ब्रेथ इज बाउंसिंग बैक फ्रॉम ओवरसोल्ड जोन, तो दिस इज अ गुड थिंग। निफ्टी की जो ऑप्शन चेन है उसमें भी 24,000 और 23,500 का एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, और 24,500 एंड 25,000 पे एक रेजिस्टेंस है। सो 24,500 का बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, लेकिन 25,000 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट गोइंग फॉरवर्ड। तो ये 1,000 पॉइंट की एक रेंज बन गई है 24,000 से 25,000, और इन बैड मार्केट सिनेरियो इट कैन फॉल टू 23,500 विच कैन बी यूज्ड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। फिर सेक्टोरल परफॉर्मेंस में सेक्टर्स आर लीनिंग, या जो टिल्ट है वो डेफिनेटली डिफेंसिव्स की तरफ बढ़ रहा है। सो लास्ट 6 मंथ्स में हमने देखा कि हेल्थ केयर और IT हैव बीन द टॉप परफॉर्मर्स, वेरेज जो मेटल, ऑटो, ऑयल एंड गैस, ये सारे अंडर परफॉर्मर्स रहे हैं। On a 1 month basis too, healthcare has been the clear cut winner, and we also have a bullish view on healthcare stocks. तो pharma is something that you should be buying। आपका अगर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको थोड़ा रिकैलिब्रेट करना चाहिए पोर्टफोलियो को, और फार्मा स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए। सो पिकअप एनी गुड फार्मा म्यूचुअल फंड, एंड मे बी यू कैन डू अ SIP और अ लमसम इन्वेस्टमेंट ओवर देयर। तो फार्मा में एक अच्छा खासा 2-3 साल का एक मेगा ट्रेंड आ रहा है, पेटेंट क्लिफ आ रही है, ये मैंने पिछले बार भी कहा था, और दिस शुड बी पॉजिटिव फॉर फार्मा स्टॉक्स। नाउ हमने एक मेल्टडाउन थीसिस के बारे में बात की थी कि 2024 एक काफ़ी वॉलेटाइल ईयर रह सकता है मार्केट्स के लिए, और आई नेवर सेड कि देयर विल बी अ क्रैश इन द मार्केट्स, लेकिन अगर क्रैश आता है तो या कैसे हमें प्रिपेयर करना चाहिए। सो वी आई हैड नेम्ड दिस सेक्शन एज प्रिपेयरिंग फॉर अ मेल्टडाउन। नाउ मेल्टडाउन तो हुआ नहीं 2024 में, ऐसा कोई करेक्शन आया नहीं है। लेट्स रिव्यू व्हाट हैज हैपेंड, व्हाट हैज गॉन राइट, व्हाट हैज गॉन रॉन्ग, एंड ये सेक्शन फिलहाल ये दिस इज द लास्ट टाइम दैट आई एम रिव्यूइंग, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ। जब फिर से अगर ऐसा कुछ लगे कि मेल्टडाउन थीसिस बन रही है, कुछ चांस लग रहा है, तो हम फिर से ये सारे चार्ट्स गो थ्रू करेंगे। दीज आर अगेन वेरी लॉन्ग टर्म चार्ट्स, तो हर महीने इसको देखने का कोई खास फायदा नहीं रहेगा, बट वी विल अगेन डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिनेरियो वी विल रिव्यू इट। तो आज हम देखते हैं कि क्या सही गया या क्या नहीं गया सही। सो 2024 जब शुरू हुआ था तब मैंने ये कहा था कि इट विल बी अ ईयर ऑफ वॉलेटिलिटी, बिकॉज हिस्टोरिकली जो पैटर्न्स है उसमें ये हमने देखा है कि जो लीप ईयर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। तो एवरेज लीप ईयर में हाई लो की रेंज है वो 52% की हमने देखी थी, राइट फ्रॉम 1984 टू 2020। लेकिन इस बार एक एक्सेप्शनल ईयर रहा है। ये जो भी एक्सेप्शनल ईयर है वो मैंने ब्लू में मार्क किए, तो 2012 एंड 2024 वर एक्सेप्शनल ईयर्स के जहाँ पे जितनी एवरेज वॉलेटिलिटी हम लीप ईयर में देखते हैं उतनी हमने इन 2 साल में नहीं देखी थी। तो 2012 में मार्केट लोएस्ट लेवल्स के करीब खुला और हाईएस्ट लेवल्स पे बंद हुआ, और यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत टॉप से नीचे ज़रूर करे क्लोज हुए, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जो हिस्टोरिकली हमने जितनी वॉलेटिलिटी देखी उतनी नहीं देखी है। हालांकि मार्च में हमने एक करेक्शन देखा, फिर जून में एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपमूव देखी एग्जिट पोल के नंबर्स आने पे, और फिर वापस अगले ही दिन पे 10-12% का करेक्शन भी देख लिया आफ्टर BJP डिसअपॉइंटेड विद द नंबर्स।
इसके बाद हमने सितंबर अक्टूबर में एक अच्छा खासा क्रैश देखा। तो हमने इंट्रा ईयर वॉलिटिलिटी देखी है, लेकिन ये जो कैंडल्स है, ईयरली कैंडल्स में वो नज़र नहीं आ रही है। सो परसेंटेज चेंज पॉजिटिव 8% पे हमने क्लोज किया सेंसेक्स। प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में वी वर प्रीवियस ईयर क्लोज टू लो, हम वी वर डाउन ओनली 3%। तो क्लोज इधर का था और लो उसके नीचे हम सिर्फ 3% ही माइनस में गए हैं। और हाई टू क्लोज का जो रेंज था, जो हाईएस्ट पॉइंट जहाँ गया और हमने साल कहाँ पे क्लोज किया, वो 9% का था। तो ऑल दीज नंबर्स वर लोअर देन द एवरेज। तो जिसका मतलब है कि इस साल में जैसा एक्सपेक्ट किया था मैंने, वैसा वॉलेटिलिटी नहीं देखी हमने। फिर विक्स वॉज एक्सपेक्टेड के 30 के ऊपर जाएगा, लेकिन गया नहीं। वो सिर्फ जून में हमने स्पाइक देखी और फिर इवेंचुअली इट वेंट डाउन। तो विक्स हैज़ बीन करंटली ट्रेडिंग अराउंड 13-14 लेवल्स। तो विक्स वॉलेटिलिटी हमने इतनी ज़्यादा नहीं देखी है। लार्ज कैप्स आउट परफॉर्म, दिस हैज़ बीन अ ट्रू डिसअपॉइंटमेंट कि लार्ज कैप्स ने जो एक साइकिल चलती है सेफ मोड और रिस्क मोड में। तो सेफ मोड में सेंसेक्स स्टॉक्स और लार्ज कैप स्टॉक्स डू वेल, वेयर इज इन रिस्क मोड स्मॉल कैप स्टॉक्स डू वेल। तो इस बार हमने ये पूरी जो साइकिल है ये परफॉर्म नहीं की है। स्मॉल कैप स्टॉक्स हैव कंटिन्यूड टू डू वेल, वेयर इज लार्ज कैप्स हैव अंडर परफॉर्म्ड। तो ये नहीं हुआ है। फिर IPO stocks, contrary to expectations, have continued to move higher. SME stocks have also continued to move higher. तो एक थोड़ा consolidation आया, लेकिन उसके बाद फिर से SME stocks have started rallying. एंड मीन रिवर्जन इन रियल्टी एंड कैपिटल गुड स्टॉक्स, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन रियल्टी हैज़ कंटिन्यूड टू बी अमॉन्ग्स द टॉप परफॉर्मर्स। कैपिटल गुड्स में हाँ ज़रूर थोड़ा बहुत हमने स्लो डाउन देखा है। ये वाले चार्ट में हम देख पा रहे कि कैपिटल गुड्स हैव आर स्टिल ट्रेडिंग इन हाईली ओवरबॉट जोन इन अ मंथली टाइम फ्रेम, लेकिन वो एक साइडवेज कंसोलिडेशन में चले गए। उसमें हमने करेक्शन नहीं देखा है। सो FMCG स्टॉक्स जनरली जब अगर मार्केट में करेक्शन आता है या क्रैश आता है तो FMCG स्टार्ट्स टू आउट परफॉर्म एंड स्मॉल कैप्स अंडर परफॉर्म। लेकिन थ्रू आउट 2024 हमने देखा कि small caps have continued to do well, whereas FMCG, which is a defensive sector, has not done so well. फिर pharma generally outperforms capital goods, which is a high beta sector. तो pharma to an extent has done well. तो जून में एक बॉटम बना और वहाँ से pharma has been outperforming, whereas capital goods has underperformed. और pharma में यहाँ पे एक inverse head and shoulder, जो pharma to capital goods का रेशियो है, उसमें एक inverse head and shoulder पैटर्न हम देख रहे हैं, तो which is a very strong bullish reversal pattern. तो over a period हम आगे अगर ये जो नेकलाइन यहाँ पे ड्रॉ की है उसके ऊपर अगर हम ट्रेड करते हैं तो फार्मा शुड आउट परफॉर्म कैपिटल गुड्स। तो इसीलिए मैंने कहा कि आपको थोड़ा पोर्टफोलियो रीअलाइन करने की ज़रूरत है फ्रॉम हाई बीटा या जो हाई पी वाले जो 100 पी पे काफ़ी सारे कैपिटल गुड स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं, उनमें से बाहर निकल के फार्मा स्टॉक्स में एंट्री लेनी चाहिए। सो दिस इज सम रीअलाइनमेंट विच वी कैन डू। और जब जब हमने देखा है कि मार्केट्स में करेक्शन आता है, सो ये जो रेड या पिंक लाइन है उस वो सेंसेक्स की है, तो जब जब करेक्शन आता है तब तब फार्मा डज वेल। सो एंड दिस हैज़ बीन द केस ऑलमोस्ट एवरी टाइम। जब जब करेक्शन आया है तब तब फार्मा ने अच्छा परफॉर्म किया है। सो दिस शुड ऑल्सो बी द केस इन केस इफ द मार्केट फॉल्स दिस टाइम अराउंड। फिर गोल्ड जनरली आउट परफॉर्म्स इक्विटीज। तो गोल्ड ने 2024 में काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स दिए इक्विटीज़ की कंपैरिजन में। सो सेंसेक्स वाज अप बाय अबाउट 8%, whereas gold has been up by about 20%. तो गोल्ड हैज़ बीन अ स्टार परफॉर्मर एंड दिस इज़ वन ऑफ माई पेट थीम्स के ये मैंने अक्टूबर 23 से ये कहना चालू किया था कि गोल्ड इज़ लाइकली टू
बी एन आउट परफॉर्मर और ये 10-12 साल के बाद एक ब्रेकआउट आ रहा है गोल्ड में, तो इट शुड डेफिनेटली बी अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। तो गोल्ड हैज़ बीन रियली गुड परफॉर्मर और इट शुड कंटिन्यू टू डू वेल गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। तो MCX गोल्ड अभी तक तो 90,000 टच नहीं किया है, बट देर इज़ वेरी मच अ पॉसिबिलिटी के इवेंचुअली इट टचेज 90,000 लेवल्स एंड सिल्वर शुड सी अ स्पाइक। तो सिल्वर में स्पाइक एक 35 के आसपास का लेवल है, वो क्रॉस करने के बाद ही एक स्पाइक आएगी। इट हैज़ आफ्टर गिविंग अ गुड स्पाइक अर्लियर इन द 2024 इट हैज़ अगेन गॉन साइडवेज। तो हमें अब ये जो प्रीवियस हाई था वो उसके क्रॉस करने का इंतज़ार करना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट इट शुड सी अ गुड अप मूव। सिल्वर इज ऑल्सो इन अ ग्रीड फेज एंड MCX सिल्वर जनरली जब भी ग्रीड फेज में आता तो 100% का एवरेज रिटर्न्स दिया है उसने। सो दिस टाइम अराउंड टू सिल्वर शुड बी डूइंग वेल। सो दीज आर ऑल वॉट वी हैव बीन डिस्कसिंग। तो ये फिलहाल के लिए 2024 तो निकल गया है, तो अभी मेल्टडाउन वाली थीसिस हम फिलहाल के लिए साइड पे रखेंगे एंड वी विल सी हाउ मार्केट इज रिएक्टिंग, हाउ मार्केट जो डेटा आ रहा है वो कैसा आ रहा है, उसके ऊपर फिर if we think there is a chance के there might be a meltdown then we will again talk about these charts। and ये क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म वाले हैं तो हर महीने देखने का कोई खास फ़ायदा नहीं रहेगा, बट जो थीम्स है गोल्ड और सिल्वर की रैली वाली थीम्स वो कंटिन्यू रहेगी। सो वी विल कीप ऑन रिव्यूइंग दीज थीम्स ऑन अ रेगुलर इंटरवल्स। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आई थिंक आ चुके हैं ऑलरेडी। सो लेट मी जस्ट ओपन देम। सो सबसे पहला सवाल जो आया था वो था कि शॉर्ट कवरिंग क्या होता है। सो बेसिकली डेरिवेटिव्स मार्केट में एक कंसेप्ट आता है ओपन इंटरेस्ट का। तो व्हाट इज ओपन इंटरेस्ट कि फॉर ईच ओपन कॉन्ट्रैक्ट सो डेरिवेटिव इज इवेंचुअली अ जीरो सम गेम। तो हर बायर के लिए एक सेलर होता है। तो एक बायर ने अगर पोजीशन ओपन की है और एक सेलर ने अगर शॉर्ट की है तो दैट इज वन ओपन इंटरेस्ट। तो जब ये बाजार में जब प्राइस बढ़ता है लेकिन ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है, मतलब कि जो शॉर्ट्स है सिस्टम में वो शॉर्ट कवर हो रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट बढ़ नहीं रहा है लेकिन कम हो रहा है। सो बेसिकली जो रैली आ रही है वो शॉर्ट कवरिंग की वजह से आ रही है। सो दिस इज व्हाट शॉर्ट कवरिंग इज मेंट। और आज का जो अप मूव था निफ्टी में वो उसमें ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं है, इट हैज़ रिमेन्ड लो। तो इट इज़ साइन के जो शॉर्ट्स लोगों ने बना के रखे थे वो उन्होंने अपना प्रॉफिट्स बुक किया, कवर किया है और इसी वजह से एक रैली दिखी गई है। सो एक सवाल है किस तरीके के शेयर्स में रिटर्न्स बनेगा। तो जैसे कि मैंने कहा फार्मा इज़ अ थीम दैट वी लाइक अ लॉट। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में काफ़ी अच्छी खासी वैल्यू दिख रही है। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में कंफर्ट है, रिटर्न्स इमीडिएटली बने ना बने ये किसी को पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट देयर इज़ वैल्यू इन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। इसके अलावा वन सेक्टर विच कैन प्रूव टू बी अ डार्क हॉर्स इज एंटरटेनमेंट। तो जी जो मीडिया कंपनीज है जैसे जी हो गई या PVR, इन्होंने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया है, रिटर्न्स बिल्कुल भी नहीं दिए है। सो निफ्टी मीडिया एज अ इंडेक्स इटसेल्फ हैज़ बीन एन अंडर परफॉर्मर। तो यहाँ पे एक वैल्यू अपॉर्चुनिटी बन सकती है। सो दीज आर सम ऑफ द पॉकेट्स वेयर मनी कैन बी मेड विथ सेफ्टी। तो जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे चांसेस ज़्यादा है। सो एक सवाल आया है मनीष जी का कि यू कोटेड गोल्ड गिव्स मोर रिटर्न्स देन इक्विटी, इज इट सो हिस्टोरिकली, प्लीज एक्सप्लेन। सो मैंने ये नहीं कहा कि गोल्ड इक्विटी से ज़्यादा रिटर्न देता है। मैंने स्लाइड्स बताई थी उसमें ये कहा था कि गोल्ड जनरली जब मार्केट करेक्ट होता है या मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आता है तो गोल्ड आउट परफॉर्म्स इक्विटीज़, मतलब कि गोल्ड का जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा बेटर रहेगा इक्विटीज़ की कंपैरिजन में। तो अगर इक्विटी मार्केट गिर रहे तो गोल्ड शायद स्टैग्नेंट रहे या शायद बढ़े भी। सो दिस इज़ वन थिंग जो मैंने कहा।
इसके अलावा मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ कहना चाहता हूँ कि गोल्ड और सेंसेक्स ये दोनों साथ साथ में चलते हैं। तो MCX का अगर आप डेटा निकालेंगे, आपको investing.com से ही डेटा मिल जाएगा MCX का, और सेंसेक्स का भी वहीं से आप डेटा ले लीजिए। तो मंथली बेसिस का अगर आप डेटा निकालेंगे तो MCX गोल्ड और सेंसेक्स ने 2004 के करीब लगभग साथ में 6-7 हज़ार के लेवल्स के आसपास से अपनी जर्नी शुरू की है, और दोनों ने मेजर माइलस्टोन आगे पीछे अचीव किए है। तो 20,000 का माइलस्टोन सेंसेक्स में पहले आया था, 2008 में आया था, और 30,000 का माइलस्टोन, 30 एंड 40,000 का आई थिंक माइलस्टोन गोल्ड ने पहले अचीव किया, और उसके बाद के जितने भी माइलस्टोन्स है 50, 60, 70,000 ये सारे सेंसेक्स ने अचीव किए पहले, और फिर गोल्ड ने पीछे पीछे अपनी रैली दी है। सो गोल्ड और सेंसेक्स जनरली मूव्स इन टैंडम विद ईच अदर। दिस इज वन थिंग। द की थिंग टू नोटिस हियर इज के जो रिस्क है, रिस्क बाई टर्म, इन रिस्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो कि जो ड्रॉडाउन आते हैं, जो टॉप से बॉटम तक जाता है, तो सेंसेक्स में 21,000 का 2008 में एक टॉप बना था, और वहाँ से सेंसेक्स गिरा था 60% इन 2008। लेकिन सेम टाइम पीरियड में या मैक्सिमम जो ड्रॉडाउन गोल्ड में हमने देखा है वो 30% का देखा गया है। तो रिस्क एडजस्टेड बेसिस पे अगर हम देखें तो गोल्ड के जो रिटर्न्स है वो स्टेडी है कंपेयर टू सेंसेक्स। तो एटलीस्ट इन इंडियन रुपी टर्म्स गोल्ड हैज डन रिलेटिवली बेटर और इक्वल टू सेंसेक्स या इक्विटीज। ब्रिजमोहन जी यहाँ पे पूछ रहे कि सर बाजार कब तक इस तरह रहेगा। सबकी इच्छा तो यही है कि बाजार जल्दी से ऊपर चले, लेकिन जिस तरीके के मैक्रो इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स है उसको देख के लग नहीं रहा है कि इमीडिएटली ऊपर जाएगा। एटलीस्ट फॉर 1 क्वार्टर आई फील कि ये जो दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स आएंगे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा होप्स नहीं है कि एकदम से रिवाइवल आ जाएगा, लेकिन देयर विल बी पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ। तो कुछ सेक्टर्स है जैसे फार्मा हो गया या केमिकल्स हो गए, वो सेक्टर्स में हम अच्छा परफॉर्मेंस देखेंगे, और उनमें से हमें बॉटम अप अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। कुछ स्टॉक्स में हमने अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी। तो आई जस्ट लाइक टू गिव यू वन एग्जांपल कि हमने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में से एक PG इलेक्ट्रोप्लास्ट रेकमेंड किया था अंडर आवर मोमेंटम पिक, तो इन अगस्त। तो अगस्त से लेकर के अब तक हमें 140% के लगभग गेन्स PG इलेक्ट्रोप्लास्ट ने दिए हैं। सो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल कि अगर आपकी स्टॉक पिकिंग अच्छी है तो आप अच्छे विनर्स भी आइडेंटिफाई कर लोगे इन अ पुअर मार्केट एज वेल। सो नॉट टू वरी, आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए 10 से 15 स्टॉक्स चाहिए। अगर आप ट्रेडर भी हो तो भी आपको उतने ही स्टॉक्स काफ़ी है, तो यू विल ईजिली गेट अपॉर्चुनिटीज़। और सैमको में रिकमेंडेशंस तो खैर हम देते ही है, तो आप सैमको ट्रेडिंग ऐप में आप रिकमेंडेशंस वाला जो सेक्शन है उसमें आप फोकस कीजिए, और डिपेंडिंग ऑन वॉट एवर इज योर स्टाइल, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, आपको उस स्टाइल के हिसाब से रिकमेंडेशंस भी हम भेजते रहेंगे। लमसम में सीधा निवेश किया जाए या STP या SIP के थ्रू निवेश करें? सो आई वुड प्रेफर SIP अप्रोच। तो SIP अप्रोच से आपको ये जो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है, और आपका रिस्क नहीं रहता है कि आप टॉप पे एंटर कर रहे हो। आपका जो एवरेज आउट हो जाता है बाइंग, और गिरते मार्केट में अगर आप SIPs कंटिन्यू कर रहे हो तो आपकी NAV ज़्यादा आपको मिलती है, तो वो भी एक एडवांटेज है। सो आई थिंक SIP इज़ अ बेटर रूट टू गो थ्रू। और इसमें आप ये कर सकते हो कि जब सिलेक्टिव बेसिस पे जब शायद लेट्स से मार्केट्स में एक अच्छा फॉल आया है तो आप थोड़ा लमसम एक अमाउंट डाल दो टू टेक द एडवांटेज ऑफ द फॉल इन द मार्केट। What portion does gold be in one's portfolio? So I would say कि at least 10 to 15% आप गोल्ड में एक्सपोजर रख सकते हो, और अगर मार्केट की सिचुएशन ख़राब होती है तो इक्विटी से निकल के गोल्ड में एक्सपोजर बढ़ा सकते हो।
So there is an interesting question from Lokesh ji. कि in Samco app there is no target price under long term recommendation. Please check and fix this issue. So this is not an issue. ये हमने एक कॉन्शियस डिसीजन ली है कि हमें कहाँ टारगेट देना है और कहाँ नहीं देना है. सो बेसिकली होता क्या है कि जो मोमेंटम वाली स्ट्रेटजीज है या जहाँ पे हमने हमारी जो बैक टेस्ट की है उसमें हमने एक फिक्स्ड टाइम पीरियड लेके हमने ये चेक किया है कि कितना रिटर्न्स मिल सकता है. सो वॉट एवर बैक टेस्ट वी हैव डन इट इज़ बेस्ड ऑन अवर फिक्स्ड टाइम फ्रेम एंड जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ हम उसे रिवाइज भी करते हैं. तो फॉर एग्जांपल कैम्स वाज वन स्टॉक विच वी हैड रिकमेंडेड. तो जनवरी लास्ट ईयर हमने रिकमेंड किया था और उसका टाइम फ्रेम 6 महीने का था, लेकिन द कंपनी कंटिन्यू टू डिलीवर वेल. तो हमने उसका जो होल्डिंग पीरियड है उसे एक्सटेंड करते गए. सो दिस इज़ वन थिंग. और दूसरी है कि हमें पता नहीं है कि कोई स्टॉक कितना ऊपर जा सकता है, स्पेशली इन केस ऑफ मोमेंटम और ब्रेकआउट स्ट्रैटेजीज. तो आई वुड लाइक टू गिव वन एग्जांपल ऑफ कोचिन शिपयार्ड, जहाँ पे हमने ये रेकमेंड किया था जून 23 में. तो वहाँ से वी डिड नॉट हैव एन आइडिया कि कोचिन शिपयार्ड विल बी वन ऑफ आवर बेस्ट पिक्स और मल्टी बैगर्स. तो कोचिन शिपयार्ड ने 787% के गेन्स हमें दिए इन 1 ईयर पीरियड. तो ये कोई फंडामेंटल या कोई टेक्निकल एनालिस्ट ये गेस नहीं कर पाता एट द टाइम ऑफ गिविंग रिकमेंडेशन के कोचिन शिपयार्ड अगले 1 साल में 700% प्लस का रिटर्न्स देगा. सो इसीलिए वी कीप होराइजन फिक्स्ड के कितना एज पर द स्ट्रैटेजी बेस्ट रिटर्न्स हमें कौन से टाइम फ्रेम में दिखे हैं और उसी के हिसाब से हम जो भी रिकमेंडेशंस है उसके टाइम फ्रेम रखते हैं और इसीलिए हम टारगेट्स नहीं देते. द ड्यूरेशन इज व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और ड्यूरेशन या इनिशियल स्टॉप लॉस ये दोनों में जब सबसे पहले कुछ भी होगा तो एग्जिट कर जाएंगे. और अगर कंडीशंस कुछ स्ट्रैटेजीज में अगर मीट करती है तो उसमें हम आगे पोजीशंस होल्ड करने को रेकमेंड करते हैं. बहुत सारे स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चंस है वो मैं नहीं ले पाऊंगा. स्टॉक स्पेसिफिक क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाएंगे. बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैव बीन रिप्लाइड. एक सवाल है सर, वेयर कैन वी गेट अप सर्किट एंड लोअर सर्किट ऑफ द स्टॉक. आई थिंक सैमको ऐप में हम ये दिखाते हैं लोअर सर्किट और अपर सर्किट. अगर आपको वहाँ नहीं मिल रहा है तो आप एक्सचेंज की साइट पे तो आपको डेफिनेटली मिलता ही है. तो यू कैन गो एंड चेकआउट ऑन दी एक्सचेंजेस वेबसाइट. एक्सचेंज की साइट पे आपको ये मिल जाएगी इंफॉर्मेशन अपर सर्किट और लोअर सर्किट के लेवल्स क्या है. What to observe, OI or change in OI. So change in OI is the one of the most important factors क्योंकि मार्केट में कभी भी डेल्टा या चेंज मैटर करता है कि कितना चेंज हो रहा है. तो अगर चेंज ज़्यादा है कम है ये हमें देखना चाहिए. बस इमोजी एंड मॉस्डेक्स अपडेट ऑन अ डेली बेसिस. तो ये जो रैंक एमएफ में हमने ये मॉस्डेक्स का एक फीचर डाला है जो कि पोर्टफोलियो में वैल्यू कितनी है ये दिखाता है. और अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा है तो ये आपको एक वैल्यू देता है. सो आई थिंक 70 से लेकर के 140 तक का एक रेंज है मॉस्डेक्स का. तो 105 के ऊपर जब भी जाता है इट इज़ अ गुड टाइम टू एड अप और डबल योर इन्वेस्टमेंट्स. तो ये डेली बेसिस पे इमोजी और मॉस्डेक्स की वैल्यूज़ आती है, अपडेट होती है. सो AI, डिफेंस, EV, सोलर इन सेक्टर्स पे क्या व्यू है. सो ये जितने भी सेक्टर्स आपने कहे मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स आर ट्रेडिंग एट रिच वैल्यूएशंस. तो इनमें मेगा ट्रेंड एक बनी रहेगी. सो डिफेंस इज डिफेंस, AI, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सारी चीज़ें जो है ये आगे अगले 8-10 साल का एक मेगा ट्रेंड है. लेकिन जो एंट्री पॉइंट है ये आपका बहुत क्रूशियल हो जाता है. अगर आप बहुत ही रिच वैल्यूएशंस पे एंटर करोगे तो आपको रिटर्न्स सालों साल होल्ड करने के बाद भी नहीं मिलेगा.
सो हरजीत जी का एक सवाल है कि इन्वेस्टमेंट इन PSU बैंक्स इज गुड एट करंट वैल्यूएशन. आई वुड से आई वुड प्रेफर टू अवॉइड PSUs at this moment. I would rather prefer private sector banks जो कि comparative to their historical valuations they are trading at cheaper multiples. तो उनमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट और अल्फा जनरेट करने के आप पोटेंशियल है कंपेयर टू PSU बैंक्स. So can you give the analysis or strategy of the recommended stock for getting better stock knowledge and understanding to us? तो ये जो भी हम recommendations देते हैं ये इसका एक rational आपको मिल जाएगा. So current जो recommendation वाला एक section है यहाँ पे ये अभी possible नहीं है दिखाना, लेकिन हम stock note feeds जो है जो मार्केट इनसाइट्स वाली फीड्स है उसमें आपको डिटेल्ड ये एनालिसिस या रैशनल जो है वो यहाँ पे डालते हैं, तो आपको वहाँ पे देख सकते हो. और आगे जा कर के ये आप डिटेल्ड रैशनल सेम जगह पे भी देख पाओगे. सो जस्ट बेयर विद अस फॉर अ फ्यू डेज एंड यू वुड गेट व्हाट यू आर लुकिंग आउट फॉर. So I think most of the questions have been answered. I would like to end the monthly markets insight call here. Thanks a lot for joining this month's market insight call. आशु जी यहाँ पे लिख रहे हैं I just joined now, where can I see the recording? तो ये YouTube पे अपलोड होगी. I think 2 दिन का मतलब 2 दिन बाद मंडे को या ट्यूसडे को ये अपलोड हो जाएगी. तो यू कैन just subscribe to our YouTube channel and keep an eye on the monthly markets insight playlist. जैसे ही ये वीडियो वहाँ पे आ जाएगा आपको आप बेल आइकन दबा दीजिए तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगी. सो यू कैन रिफर टू द यूट्यूब वेबसाइट फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस वीडियो. So thanks a lot for joining this call. I hope कि आपको ये काफ़ी knowledgeable और insightful लगा. Please do share your feedback in the chat box. If you find it useful, just write yes. और yeah, thank you Yogesh ji, Nikhil ji, thank you. So thanks a lot everyone for joining this call. Thank you. Arjit ji, thank you. Yeah, thanks a lot everyone. बहुत सारे comments आ रहे हैं. Thank you. So thank you and see you all next month. हम ये फिर से next month में review करेंगे call monthly markets वाला, और तब आगे देखते हैं market में क्या होता है. So there are 2 major events which are likely to happen. So first one is President Trump joining office on 20th Jan and second is the budget. तो ये दोनों ही इवेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेंगे. वी माइट प्रोबेबली डू द कॉल आफ्टर द बजट, और शायद सैटरडे को ही हम करें. बजट वाले दिन पे शाम को ये मंथली मार्केट्स इनसाइट वाला कॉल करेंगे एंड वी विल सी हाउ द बजट इज फॉर आवर मार्केट्स. सो थैंक यू, बाय. सैमको ट्रेडिंग ऐप, आप ही के ट्रेडिंग का अनदेखा सच. Investments and securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.